देखिए, कहा है अगर 26 और 156 का लासा 156 है तो इनका मासा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, देखिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। तो भाई पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है, और लासा इनका जो लासा है 156 है और मासा निकालना है। तो देखो इनको लिख देंगे, गुणा भाग हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो 26 क्या हो जाएगा, इनका मासा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। फिर देखिए आपका ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल बोला है अगर 132 का लासा 3168 है तो इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी बराबर लासा। तो इनका लासा कितना है, 3168 है, ये आपका क्या है, मासा है। तो इन दोनों को लिख देंगे, गुणा भाग हो जाएगा, गुणा भाग कर लेंगे, तो इनका मासा कितना आ जाएगा, 12। फिर आपका देखिए दो संख्या किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सही है। तो हम जानते हैं देखिए कि फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का मासा गुणे इन संख्याओं का लासा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए 9वां सवाल क्या बोला है। 9वां सवाल बोला है कि दो संख्याओं का लासा अगर 2400 है तो क्या उनका मासा, तो कहा इनमें से कौन सी संख्या उनकी मासा नहीं हो सकती। तो देखिए ध्यान से सुनिए एक बात, संख्याओं का लासा हमेशा उनके मासा से पूर्णतया विभाजित होती है। लासा हमेशा मासा से पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए 2400 300 से कट जाएगा, 2400 400 से कट जाएगा, 2400 600 से कट जाएगा, लेकिन 2400 500 से नहीं कटेगा। तो यानी लासा 2400 मासा 500 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इस वजह से 500 कभी भी इसका मासा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने भाग दिया है, तो यहाँ देखो 400 आया है, तो अगर यही शेषफल 0 आ जाता तो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, लेकिन पूर्णतः विभाजन नहीं है, तो इसलिए ये इसका मासा नहीं हो सकता है। फिर आपका देखिए 10वां सवाल है अभाज्य संख्या के गुणखंडों की कुल संख्या होती है। तो मैं जानता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए दो आपका अभाज्य संख्या है, तो 2 का गुणनखंड कीजिए 1 और 2, 3 का गुणनखंड कीजिए 1 और 3, तो इनके कुल कितने गुणनखंड हैं, 2 हैं। वैसे मैंने परिभाषा भी बताया है कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 होती है। 11वां सवाल बोला है संख्याओं 15 18 24 का क्या निकले लासा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 15 में देखिए 15 में आपका क्या है 3 गुणे 5, 18 में क्या है 2 एक बार है, 3 2 बार है, 24 में क्या है 2 3 बार है और 3 एक बार है। लासा होता क्या है कि देखो इसमें जो जो रहा करे सभी को एक बार लिख लिया करो, एक बार लिख लिया करो और ज्यादा पावर ले लिया करो। तो देखिए इसमें आपका क्या है 2 है, आपका क्या है 3 है, आपका क्या है 5 है। अब इसमें ज्यादा पावर तो देखिए, तो 2 का ज्यादा पावर 3 है, 2 का ज्यादा पावर 3 है, 3 का ज्यादा पावर 2 है और 5 तो अकेले है, 5 का पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 5 को 1 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 5 360। यानी इनका जो लासा आएगा कितना आएगा 360। 12वां सवाल बोला है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए 156 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो इसमें 2 कितने बार है 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। तो यानी आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। फिर आपका देखिए 13वां सवाल बोला है। 13वां सवाल बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परमेय संख्या है। देखिए थोड़ा हम अपरमेय के बारे में पहले जान लेंगे। देखिए पाई अपरमेय संख्या है, करड़ी हमारा क्या है अपरमेय संख्या। करड़ी मतलब देखिए जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 नहीं, क्योंकि करड़ी में 4 तो निकाल लेंगे मान उसका ना, फिर करड़ी में 5, फिर करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 9 नहीं, फिर करड़ी में 10, तो उसे करड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर असंत अनावर्ती क्या होता है, देखो असंत अनावर्ती मतलब ये होता है चाहे डॉट 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 लगा हो और साथ ही अनावर्ती मतलब होता है रिपीट ना करे। तो देखिए कहाँ रिपीट कर रहा है, तो अगर इस तरह की संख्या दिया गया है तो ये आपका क्या होगा अपरमेय होगा। तो कहा है कि इन तीनों को छोड़कर बचे सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परमेय होती हैं। तो देखिए
सी आपका लिखा है कर्डिम 9, तो कर्डिम 9 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 3। तो इस वजह से ये आपका परमेय संख्या है। ये आपका अपरमेय है क्योंकि इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान भी नहीं निकाल सकते हैं पूरी तरह से, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी क्या आपका अपरमेय संख्या है। फिर आपका देखिए सवाल नंबर आपका 14 है। सवाल नंबर 14 बोला है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। तो देखिए इसके पहले देखिए ख्याल रखेंगे, एक चीज जानेंगे। देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 और ये √3 है, तो ये परमेय अपरमेय का योगफल है, तो ये पूरा क्या है, अपरमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यानी परमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे घटाएंगे हमेशा क्या आएगा, अपरमेय आएगा। फिर देखिए अगर आप परमेय और अपरमेय संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका आंसर परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए 0 हमारा क्या है, परमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए तो ये 0 है, ये √2 है, तो ये देखो भाग देंगे 0 नहीं आएगा, जब ये 0 आ जाएगा तो ये परमेय संख्या। इसी प्रकार देखिए 0 आपका क्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय √5 अपरमेय संख्या, इनका गुणा करेंगे भी 0 आ जाएगा तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यानी परमेय अपरमेय संख्याओं का गुणा भाग परमेय भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए अपरमेय कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 क्या आपका परमेय है और √2 क्या अपरमेय है, तो ये आपका क्या देखो, तो ये परमेय या परमेय, तो परमेय अपरमेय का भाग परमेय अपरमेय का गुणा हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। ठीक है, तो आपका अगर ये देखो अगर ये सवाल पूछेगा तो आपको दोनों ऑप्शन सही मारेंगे, ये भी मारेंगे और ये भी, मैंने परमेय अपरमेय लिखा रहेगा, ये होगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्या पूछा है, कहा है एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या। देखिए शून्येतर मतलब होता है नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो। ठीक है, तो आपका शून्येतर परमेय संख्या मतलब नॉन जीरो जैसे मतलब देखो ये 3 क्या है, नॉन जीरो नंबर है, 5 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, तो शून्येतर परमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणा या भाग कहेगा तो क्या होगा, अपरमेय होगा। तो यहाँ कहा भाग ही कहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका सवाल नंबर आपका क्या है, 15 है। सवाल नंबर 15 आपका कहा है, सवाल नंबर 15 आपका कहा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगा। देखो जैसे आपका दिया है 3/5, 3/5 मान लीजिए दिया है, ठीक है, तो ये आपका एक परमेय संख्या है। इसमें देखो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6 10, 3 से गुणा कर दें 9 15, 4 से गुणा कर दें 12 और 20, तो ऐसे बहुत संख्या हो जाएंगी। यानी किसी परमेय संख्या के समतुल्य अपरिभाषित या अनेक परमेय संख्या होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका ये सवाल नंबर क्या है, 16 है। सवाल नंबर 16 बोला है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए मैंने गुणनखंड यहाँ पे किया है, गुणनखंड आप देख लेंगे। तो इसका कितना है, x - 3 x + 1। क्या निकालना था, शून्य निकालना था। तो देखो शून्य निकालने के लिए इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x = 3 x = 1। तो ऑप्शन आपका कौन सही है, 3, -1, 3, -1, ये ऑप्शन आपका सही है। फिर देखिए आपका 17वां सवाल बोला है। 17वां सवाल कहा है कि ये y = fx का ग्राफ है। तो बताओ ग्राफ में शून्यकों की क्या बताना है, संख्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। देखो कुछ भी ग्राफ दिया रहे और ये लिखा रहे तो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पे काटे या स्पर्श करे उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो देखिए ये आपका देखो x अक्ष को यहाँ काटा 1 2 3 3, तो ग्राफ इसको 1 2 3 बार काटता है, यानी इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। फिर आपका देखिए ये कहा है 18, इनमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं हो सकता। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, दो घात बहुपद का जो ग्राफ होता है हमेशा परवलय के आकार का होता है। परवलय क्या होता है, जो u या v के आकार का। देखो u है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। मैंने ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन ये आपका द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। यहाँ पूछा था कि ग्राफ नहीं है, तो आप इस पर क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। चलो आपका 19 है, बोला है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे। तो याद रखिए, देखिए अगर बहुपद आपका n घात का है तो अधिकतम n शून्यक होंगे। 1 घात का बहुपद है 1 शून्यक, 2 घात का बहुपद है अधिकतम 2 शून्यक, 3 घात का बहुपद है अधिकतम 3 शून्यक। तो यहाँ कहा द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे।
फिर आपका देखिए 20वां सवाल कहा है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना है। तो देखो ये बहुपद आपका है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं, इसका मानक रूप है। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान -2 और शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 5 है, ए का मान कितना 3, तो -5/3। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। मान लीजिए वो पूछ लिया कि शून्यकों का गुणनफल, तो कुछ नहीं करना, c/a और सी का फार्मूला क्या है सी का मान -2 है और ए का मान कितना है 3 है। तो अगर गुणनफल पूछता तो ये लगाते और योगफल पूछा तो ये लगाएंगे। फिर आपका देखिए 21वां बोला है कि इस दो घात बहुपद का ग्राफ होगा। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का आकार क्या होता है, परवलयकार होता है। तो इस पे आप टिक मार देंगे, ठीक है। फिर आपका सवाल नंबर 22 बोला है, इंपॉर्टेंट सवाल है 22 नंबर। क्या बोला इसमें, देखिए कहा है दो घात बहुपद के शून्यकों में एक शून्यक -3। देखिए जैसे कि दो घात बहुपद है, दो शून्यक होंगे, तो इनमें से एक शून्यक का मान कितना है -3 है, के का मान निकालो। तो ये इसका शून्यक है, मतलब ये x का मान है। कुछ नहीं करते हैं, देखो ये -3 इसका शून्यक है, तो x बराबर -3 इस बहुपद में रख देंगे। देखिए के -1 लिख दिए हैं और x की जगह लिख दिए हैं -3 स्क्वायर प्लस के। x का मान कितना है -3 है, +1 बराबर 0। तो के -1 9 हो जाएगा, -3 के +1 हो जाएगा, 9 के -9 -3 के +1 हो जाएगा, ये आपका 6 के हो जाएगा, ये आपका -8 हो जाएगा। गुणा भाग करेंगे तो के का मान कितना जाएगा 4/3। ये आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। फिर देखिए आपका सवाल नंबर 23 बोला है, कहा है एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखिए ये योगफल है, ये क्या है, गुणनफल है। योगफल है, गुणनफल है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो के लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, मूलों का योगफल। तो देखिए यहाँ मूलों का योगफल कितना दिया है, 8 दिया है। मूलों का योगफल 8 दिया है और गुणनफल कितना दिया है 5। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। आपका ऑप्शन ये सही है। फिर देखिए फिर आपका सवाल नंबर 24 है, क्या कहा है, एक दो घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 8 और 5 है। देखिए 8 5 यहाँ भी था, लेकिन जो ये 8 है ये शून्यकों का योगफल है और जो ये 5 है शून्यकों का गुणनफल है। लेकिन ये खाली शून्यक है, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर लिख दे, माइनस लिख दे, मूलों का योग तो यानी 8 और 5 का योग एक्स, मूलों का गुणनफल 8 और 5 का गुणा। तो एक्स स्क्वायर 8 5 13 एक्स 8 5 40, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इस चीज देखिए इसमें आपका देखो कभी कभी क्या होता है, ये के नहीं दिया रहता है तो यही ऑप्शन लगा देंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। कभी कभी क्या रहता है, के नहीं दिया रहेगा तो ये ऑप्शन लगा देंगे, आपका क्या है, सही है। फिर देखिए तो यानी इसका आपका ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आपका सवाल नंबर 25 बोला है, शून्यकों -2 और 5 वाले कितने बहुपद होंगे। तो देखिए दो शून्य यहाँ दिया है, पहले दो घात बहुपद निकाल लो। तो देखो दो घात बहुपद हमने निकाल लिया, क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो इनका योगफल, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इनका गुणनफल। एक्स स्क्वायर तो ये देखो ये हो जाएगा +3 -3x -3x और -10, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बात का ख्याल रखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए के का मान 1 रखेंगे तो ये बहुपद प्राप्त होगा, के का मान 2 रखेंगे तो अलग बहुपद प्राप्त होगा, के का मान 3 रखेंगे तो अलग बहुपद प्राप्त होगा। तो मैंने यही लिखा के का अलग अलग मान रखने पर अलग अलग बहुपद प्राप्त होंगे, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन ये आपका तीसरा सही है, ठीक है। चौथा सही है कि इसका आपका कई बहुपद बनेंगे आपके, ठीक है। देखिए 26वां कहा है, समीकरण ये का हल होगा। तो एक समीकरण ये एक समीकरण यह है। अब यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस है और सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ेंगे x 2x 2 + 2, तो ये 2x 4 हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार इसको हम घटा दें, कैसे ये विचार कैसा है घटाने वाला, भाई दोनों को सेम है तो घटा देंगे तो ये कट जाएंगे। तो देखो -y घटाएंगे, देखो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, इसको लिख देंगे, इसका चिन्ह बदलेगा, तो -2y
ये 0 हो जाएगा, y का मान 0। तो यानी आपका ऑप्शन x बराबर 2 y बराबर 0 ये आपका सही है। फिर आपका देखिए 27 का बोला है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो मैंने मान लिया संख्या क्या है, x और y है, उनका योगफल 8 है, उनका अंतर कितना है 2 है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x का मान 5 आएगा, y का मान 3 आएगा। फिर देखिए आपका सवाल नंबर 28 है, कहा है कि k के किस मान के लिए kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर यक के अनेक हल होंगे। देखिए इस सवाल में अगर अनेक हल बोले या संपाती बोले या संगत आश्रित बोले तो हमेशा ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या फार्मूला, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए a1 का मान k, a2 का मान 1, b1 का मान 1 और b2 का मान k, c1 का मान k स्क्वायर और c2 का मान 1। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों बहुपद को ले लिया, तो k गुणे के एक एक के में ए बन गया। फिर इन दोनों बहुपद को ले लिया तो एक एक के एक और k का गुणा इसमें करेंगे k क्यूब हो जाएगा। तो k स्क्वायर का मान 1 है, k बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और k क्यूब का मान 1 है तो k का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए +1 यहाँ +1 यहाँ, यानी k का मान कितना होगा, +1 होगा आपका। फिर देखिए सवाल नंबर 29 आपका है, 29 कहा है, 29 आपका कहा है k के किस मान के लिए इस बहुपद और इस बहुपद के अनेक हल होंगे। तो वही सवाल आपका है। देखिए तो अनेक हल हैं तो तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या ले लिया, ये 29 में a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए 2 का गुणा के 2 के 12 हो जाएगा, के का मान गुणा भाग हो जाएगा, के का मान कितना आ गया 6। आपका ऑप्शन डी सही है। तीसरा बोला है युगपत समीकरण ये और ये का कोई हल नहीं है। तो लेमडा क्या बताओ, मान बताओ। देखिए कहा है कोई हल नहीं है। देखिए सवाल में कोई हल नहीं बोले या समांतर बोले या असंगत बोले तो आपको ये फार्मूला लगाना है, a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं बराबर c1/c2 के। तो देखिए a1 का मान x है, a1 का मान 1 है, a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और b2 का मान लेमडा है और c1 का मान 70 है और c2 का मान 35 है। तो देखो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, लेमडा की लेमडा और 2 दूनी 4। फिर आपका 31वां है, यम के किस मान के लिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। चाहे अद्वितीय हल बोले या एक हल बोले या परिच्छेद बोले या संगत बोले तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो देखिए ये कितना है, 1 है, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, b1 का मान -2 है और b2 का मान m है। तो m का गुणा m में करेंगे m आएगा, ये -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। फिर देखिए 32 बोल रहा है कि इस समीकरण का हल होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो इस समीकरण में उतार दिया, y का मान 0 रख दिया तो 3x + 2 y का मान कितना है 0 है 6, ये 0 हो जाएगा, 3x 6 गुणा भाग हो जाएगा x का मान 2, x का मान 2 x का मान 2 x का मान 2 y का मान 0। आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। फिर आपका ये सवाल नंबर 33 है, कहा है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दुगुनी है, संख्या बताओ। देखो कहा है दो संख्या, तो मैंने XY मान लिया, इनका योग कितना है 24 है और जो उनमें से पहली संख्या है वह दूसरी की दोगुनी है तो 2y हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या मैंने इसको उतार दिया और जहाँ x बराबर 2y लिखा है तो x बराबर 2y लिख दिया। तो देखो x बराबर 2y हो गया, y पहले से था 24, 3y बराबर 24, y का मान 8। अब y का मान 8 उठा के इस समीकरण में रख देंगे तो x 2, y का मान 8 है, 8 दूनी 16। तो x का मान 16 है, x का मान 16 है, y का मान 8 है, यानी पहली संख्या क्या है 16, दूसरी संख्या क्या है 8 है। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 34 कहा है, सवाल नंबर 34 कहा है इसके मूलों का योगफल याद करो। तो कुछ नहीं लगाना है, मूलों का योगफल -b/a, माइनस का माइनस, b का मान -3 है, a का मान 5 है, 3/5। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, सही है। ठीक है, फिर आपका बोला है कहा इस समीकरण को हल कीजिए। तो देखो x² लिख दिया, माइनस से प्लस हो जाएगा, अब ये इधर चला आया, अब x निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा +-2। तो आपका ऑप्शन ये क्या नाम है, ये वाला सही है, सी ऑप्शन। फिर आपका देखो ये डी वाला 36 वाला है, कहा है कि अगर इसके बराबर ये हो तो x का मान निकालो। देखो कुछ नहीं करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा
तो 4 आया, x का मान कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। ये आपका 36 सवाल खत्म हो गया। फिर देखिए आपका सवाल नंबर 37 है, कहा इस समीकरण का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने इसको लिख दिया। अभी जैसे कि यहाँ बटे में 3 है ना, तो पूरे में 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे 9x², 3 से गुणा करेंगे 6x, 3 कट गया और ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण बनेगा। a का मान 9 है, b का मान -6, c का मान 1 है। विविध कर निकालना फार्मूला होता है b² माइनस पूरे c। तो भाई देखो b का मान -6² -4, a का मान 9 है, c का मान 1 है, 36 तो कितना आ गया आपका ये 0। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही है, 0 सही है। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 38 कहा है। सवाल नंबर 38 आपका कहा है कि इसके मूल। तो देखो हम जानते हैं जो मूल होते हैं विविध कर निर्भर करते हैं, तो पहले विविध कर निकाल लीजिए। तो a का मान 3 है, b का मान 5 है, c का मान 3 है। ठीक है, b² माइनस 4 से b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है, c का मान 3 है। 5 स्क्वायर 25 और ये 9 × 36, तो 25 में 36 गया -11। तो अगर विविध कर माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते यानी काल्पनिक होते हैं। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 39 कहा है कि यदि इस समीकरण के मूल बराबर हैं, समान हैं, तो k का मान निकालो। हम जानते हैं कि मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं जब विविध कर का मान क्या हो, 0 हो। तो भाई देखो ये b का मान है, तो b का मान -12 है, -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है, c का मान k है, 0 44, ये हो जाएगा 12k। लिख दिए हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, गुणा भाग कर देंगे, k का मान कितना आया, 12। आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। फिर आपका चल सवाल बोल रहा है कि इस समीकरण का एक मूल -2 है, तो p का मान निकालो। देखो इस समीकरण का मूल क्या है, -2 है। मूल मतलब x का मान, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो ये यहाँ x लिखा हुआ, क्या लिख देंगे, -2 का स्क्वायर +2, x का मान -2, -p बराबर 0, 4 -4 -p 0 -p, तो p का मान कितना आ गया, 0। आपका ऑप्शन क्या है, ये सही है। फिर आप देखिए सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 में कहा है इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। देखो तो कुछ नहीं किए हैं, आपका ये लिखा है। ठीक है, ये आपका लिखा है। अब नीचे क्या है, x है, तो x से पूरा गुणा कर दो। देखो x गुणा इसमें हो गया, x से गुणा इसमें हो गया, x से गुणा इसमें हो गया, x कट गया 3 हो गया, 2x² हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 आएगा, गुणा भाग हो जाएगा। तो x² का मान 1/2 है, तो x का मान हो जाएगा +- क्रेडिट में 1/2, तो +-1/√2 x का मान हो जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर देखिए आपका सवाल नंबर 42 बोला है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मान लो देखो 18 है, फिर ऐसे आपका क्या आएगा, 23 आएगा, फिर ऐसा 28 आएगा। तो ऐसे करके किस नंबर पे 78 है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, a का मान 3 है और d कैसे निकालते, d को सार्वंतर बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, अगले में से पहला घटा दो। तो 8 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। देखो तो मैं मान ले रहा हूँ nवां पद क्या 78 है, तो nवां पद को an से लिखते हैं, इसका मान 78 है। n का फार्मूला होता है a + n-1 d 78। तो भाई a का मान 3 है, n-1 और d का मान कितना है, 5 है। ठीक है, इसको लिख दिया, प्लस माइनस हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 गुणा भाग हो जाएगा, तो इसका मान 15 आएगा, तो 16 हो जाएगा। इनका मान कितना हो गया, 16, यानी 16वां पद क्या 78 है। कहा है यदि एक AP का सार्वंतर यानी D का मान -4 है, तो 10वां पद -8 है, तो प्रथम पद निकालो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखिए 10वां पद मतलब होता है 18 का मान -8 है। ठीक है, हम जानते हैं an का फार्मूला होता है a + n-1 d। देखो जब यहाँ n तो यहाँ n, तो यहाँ देखो 18 है, तो a का a प्लस n का मान कितना है, 10 है, 10 - 1 और d हमारा -8। a हमको निकालना है, प्लस 10 में से 11 और d का मान -4 है, -8 लिख दिए, a लिख दिए, -36 लिख दिए, -8 लिख दिए, a लिख दिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, -8 पहले से, तो a का मान कितना आ गया, 28। आपका सवाल नंबर ये आपका 43 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर आपका सवाल नंबर 44 कहा है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वंतर होगा। तो भाई a का मान 3 है, d हम जानते हो सर्वंतर मतलब होता है d का मतलब क्या होता है कि अगले में से पहला घटा दो, तो 1 में से 3 घटा देंगे -2, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। फिर आपका सवाल नंबर 45 का बोला है कि इसका 11वां पद क्या होगा। मैंने सवाल को उतार दिया, a का मान -5 है, d मतलब क्या होता है अगले में से पहला घटा दो, तो -5/2 में से -5 घटा देंगे, लिख देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटाना है, तो -5 + 10 है, तो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा
5/2, ठीक है। डी का मान हो जाएगा 5/2। अब निकालना क्या है, 11वां पद। 11वां पद मतलब A11, ठीक है। तो 11वां पद का हम जानते फार्मूला होता है A प्लस, अगर यहाँ n तो यहाँ n 11, तो 11 -1 और डी। ए का मान कितना है, -5 है, 10 हो जाएगा। डी का मान कितना है, 5/2 है, -5 लिख दिए, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 25, तो 25 में 5 गया 20। तो 45, तो इसमें आपका इस सवाल में 11वां पद क्या है, 20 है। 11वां पद क्या है, 20 है। फिर आपका सवाल नंबर 46 कहा के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी एपी के सतत पद होंगे। तो देखिए ये एपी में है और हम जानते हैं 3 पद एपी में तब होते हैं जब उनका सार्वत्रिक अंतर बराबर हो। तो देखो, तो इनका अंतर लेंगे यानी A2 - A1 लेंगे और फिर इनका अंतर लेंगे A3 - A2 लेंगे, ठीक है। तो A2 का मान कितना, 2k - 1 है, माइनस A1 का मान कितना, k + 9 है, बराबर A3 का मान कितना है, 2k + 7 है, माइनस A2 का मान कितना है, 2k - 1 है। तो 2k - 1 - k - 9, 2k + 7 - 2k + 1 सॉल्व करेंगे, k का मान कितना आ गया, 18 आ गया। आपका 46 में आपका कितना आ गया, आपका ये 18 आ गया, ठीक है। फिर आपका देखिए 47 का बोला है द्विघात बहुपद का सवाल है। तो कहा x² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो c का मान निकालो। देखिए हम जानते हैं मूल कब समान होते हैं, जब इसका मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। b² लिख दिया, माइनस प्लस हो जाएगा। c का मान निकालना था, 4 एक गुणा क्या हो जाएगा, भाग। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, सही है, ये ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। फिर देखिए आपका 48वां सवाल है, ठीक है। फिर ऐसे आपका बना है, कहा है त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर क्या खींचा गया, PQ खींचा गया है और PQ अनुपात BC का मान 1:3 है। तो कहा है AP और PB का क्या निकालो, अनुपात निकालो। तो देखिए हम जानते हैं कि ये वाला इसके क्या है, समांतर है। जब ये वाला इसके समांतर है तो देखिए ये आपके संगत कोण हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए और ये कोण इसमें भी है, ये कोण पूरे में भी है। तो डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। यानी देखो AP/AB बराबर हो जाएगा PQ/BC के AQ/AC के। तो यहाँ देखो AP/AB तो लिख दिए हैं, हमको PQ/BC का मान कितना दिया, 1/3 दिया है। अब देखो क्या होगा, AP तो लिख दिए हैं, AB जो आपका AB है वो क्या है, AP + PB है, AP + PB है, 1/3 लिख दिए ये वाला, ठीक है। अब 3 का गुणा होगा 3 AP हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा ये हो जाएगा, प्लस माइनस होगा 2 AP PB हो जाएगा, तो AP/PB हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 गुणा क्या हो जाएगा, भाग, तो 1:2, यानी आपका ऑप्शन ये क्या है, सही है। 49वां सवाल बोला है, चित्र में कोण BAD और कोण CAD का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक समद्विभाजक परिमेय होता है। समद्विभाजक परिमेय क्या होता है, देखो ध्यान सुना मेरी बात। देखो मान लो त्रिभुज आपका ये आपका है, ऐसे त्रिभुज ABC है, ठीक है। और मान लो ये कोण आपका है, तो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दिया और इस लाइन को इस तरह खींचा कि ये कोण बराबर हो गए। तो यानी हम AD बोल सकते हैं, जो AD है कोण BAC का क्या है, अर्धक है। क्यों अर्धक है, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर ये अर्धक है तो देखो समद्विभाजक प्रमेय कहता है कि अगर ये अर्धक है तो इनका यानी AB/AC बराबर होगा BD/DC के, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखो फिगर में AB का मान कितना दिया, 3 दिया है, AC का मान 6 दिया है, BD का मान 2 दिया है और DC का मान 4 दिया है। तो 1/2 आया। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे ये इसको देखो, यहाँ पे देखो जब अर्धक होगा यानी देखो जब बराबर होगा, जब कोण बराबर होगा तो अनुपात बराबर होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ अनुपात बराबर है इसलिए कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अनुपात निकालना है तो देखो कोण BAD कोण CAD निकालना है। हमको पता है कोण BAD किसके बराबर है, कोण CAD के बराबर है। CD कट गया, 1:1, यानी सवाल नंबर आपका कौन सा सही है, ये आपका सही है। फिर देखिए सवाल नंबर 50 आपका है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, तो क्या कहलाते हैं। देखो तो जिनके आकार समान होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी माप भी समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। फिर आपको देखो 51 में क्या बोला है, कहा है
त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। तो हम जानते हैं समरूप हैं तो कोड A कोड D के बराबर होगा, कोड B कोड E के बराबर होगा, कोड C कोड F के बराबर होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोड 180 होता है। तो भाई A का मान दिया है, A का मान 57 दिया है, तो A का मान कितना है, A का मान 57 है। और B देखिए, और देखिए B के बराबर क्या है, E है। C को हमको निकालना है, 57 लिख दिए। हमको E का मान बताए, E का मान कितना है, 75 है। C लिख दिए, जोड़े 132 आएगा, घटा देंगे 48 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका सवाल नंबर 52 है। 52 में क्या कहा है, देखिए कहा है DE वाला BC के समांतर है। तो भाई आधार के समांतर ये है, तो थेरेस पर में लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो थेरेस पर में से AD बटे DB बराबर होगा A बटे EC के। तो AD कितना है, x है, DB कितना है, x-2 है, A कितना है, x+2 है, EC कितना x-1 है। ठीक है, गुणा करेंगे x² माइनस x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कट गया तो -x बराबर -4, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो आपका ऑप्शन क्या है, D सही है। फिर देखिए आपका सवाल नंबर आपका क्या है, ये 53 है। कहा है त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं अगर त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ AH बटे AB होगा, जो मैंने नहीं लिखा, काम को मेरे नहीं है, और HK बटे क्या होगा, BC होगा, और AK बटे क्या होगा, AC होगा। अब यहाँ HK का मान 7 दिया है, BC का मान 3.5 दिया है, AK का मान कितना दिया, AK का मान 10 दिया है, AC हमको निकालना है। देखो भाग गुणा हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 35 हो जाएगा, 7 गुणा भाग हो जाएगा, तो AC का मान कितना हो गया, 5। AC का मान कितना हो गया, AC का मान हो गया 5। फिर आपका सवाल नंबर 54 है। कहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। भाई समद्विबाहु है तो भुजा बराबर ही होंगे, AB बराबर क्या होगा, AC होगा। तो आपका AB बराबर क्या होगा, AC होगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो सामने कोण भी बराबर होगा। तो AB के सामने कोण C है, AC के सामने कोण B है, तो ये बराबर हो जाएंगे, कोण C बराबर कोण B, या ये आपका ऑप्शन सही है। फिर आपका सवाल नंबर 55 बोला चित्र में DE वाला BC के समांतर है तो AD की लंबाई निकालो। तो देखो ये समांतर है, थेरेस पर में आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, थेरेस पर में क्या होता है, AD बटे DB A बटे EC होता है। तो AD हमको निकालना है, और DB कितना दिया है, 10.8 दिया है, AE 2.7 है, EC कितना है, 8.1 है। तो ये आपका देखो, अभी देखो 27 से काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, गुणा है भाग है तो गुणा हो जाएगा, या हो जाएगा 3.6। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। फिर आपका सवाल नंबर 1 है। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए जब भी इस बड़ी से बड़ी कहे और शेषफल का नाम ले, कुछ नहीं करना आपको, 8 को 125 में से घटा देना है, और 5 में यानी शेषफल को संख्या में घटा देना। तो 8 को 125 में घटाएंगे, 5 को 70 में घटाएंगे। तो 125 में से 8 घटाया, 125 में 8 घटाया, 117 आया, 70 में 5 घटाया, 65 आया। तो देखो घटाने में 117 आया, ये 65 आया। अब क्या करना है, 117 का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 65 का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये आएगा। इनका क्या निकाल लेंगे, मासा निकालेंगे। इससे अब क्या होता है कि जो दोनों में हो कम पावर का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका देखो सवाल नंबर 2 आपका है। कहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात करो। तो 144 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 कितने बार है, 2 4 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है। घातों का योगफल बोला है तो 4 2 6। फिर आपका 3 कहा है कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखो सभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का मासा 1 हो सभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ 18 25 का मासा 1 है, इसलिए ये हमारी क्या होंगी, सभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, और देखो ये नहीं होंगी क्योंकि इनका मासा 3 है, ये भी नहीं होंगी, इनका मासा 7 है, ये भी नहीं होगी, इनका मासा 31 है। तो जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो सभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आपका देखो सवाल नंबर आपका ये 4 है। 4 क्या बोला है कि दी गई संख्याओं में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अब गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक देखो पहला तो वह 1 होगा और दूसरा होगा वह खुद संख्या। जिससे आपको देखो 2 है ना, 2 के गुण 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 किससे कटेगा, 1 और 3 से कटेगा। तो यानी 2 के 2 गुणनखंड है, 3 के भी 2 गुणनखंड है।
अब यहाँ पे देखो तो आभा संख्या क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13, इससे हमारी क्या है, आभास संख्या है। तो न 0 आभास संख्या न 1 आभास संख्या है, 2 हमारा आभास संख्या है, 8 हमारा आभास संख्या नहीं है। फिर आपका देखो सवाल नंबर 5, फिर वही सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 245 तो 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशम शेषफल 5 बचे। तो मैंने बताया शेषफल को घटा दिया करो, शेषफल को यहाँ देखो घटा दिए, 240 शेषफल को घटा दिए 1032, ठीक है। 240 का आभास गुणनखंड करेंगे, 1032 का करेंगे, 240 का करने पर ये आ रहा है, 1032 का करने पर ये आ रहा है। इससे आप निकालेंगे, इससे क्या होता है, सभी में हो कम पावर का हो। तो देखो यहाँ पे 2 सभी में है और कम पावर 3 है, 3 सभी में है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 56 का है, चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक बताओ। तो देखो बिंदु पी जो हमारा बिंदु पी ही हमारा है, तो पहले यक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो भाई यक्स पे कितना है, यक्स पे देखो 2 है, यक्स पे 2 है और वाई पे कितना है -3, तो 2 का -3, ये आपका ऑप्शन पहला सही है। फिर क्या कहा है, बिंदु -3, 4 की यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी, तो याद रखेंगे जब यक्स अक्ष से दूरी होगा तो लेंगे वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक मतलब कितना है, 4 है। जब यक्स से दूरी कहेगा तो लेंगे वाई, तो वाई वाला कितना है, 4 है, ठीक है, 4 आ गया। फिर आपका बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी, जब वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो लेंगे यक्स वाला, तो यक्स वाला कितना है, 3 है, ठीक है। देखो बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है, एक्स निर्देशांक होता है तो एक्स का मान है -3। देखो लेकिन कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए हो जाएगा +3। तो इसमें ऑप्शन इसका ये क्या है, डी सही है। 60वां कहा है, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। देखो तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो करड़ी लगाना ऐसे, और जिससे दूरी निकालना होगा जिस बिंदु से, उसका स्क्वायर करना प्लस इसका स्क्वायर करना, 36 64 110 आ जाएगा। फिर आपका देखो 61 है, बिंदु -1, तथा 5, 2 की बीच की निकालो दूरी। हम जानते हैं दूरी का फार्मूला होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 5 है, माइनस x1 कितना है, -1 है, तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 2 है, माइनस y1 कितना है, 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और -1 का स्क्वायर 1 करड़ी में 37। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये सही है। 62 आपका कहा है, बिंदु x, y और -x, -y के बीच की निकालो दूरी। दूरी फार्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करड़ी लगा दिए। देखो x2 का मान कितना है, -x है, माइनस x1 का मान कितना है, x है, प्लस y2 कितना है, -y है, y1 कितना है, y है। करड़ी -x -2x का होल स्क्वायर प्लस -y -2y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये आपका सी वाला क्या है, सही है। 63 का है, बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। कहा इसके बीच की दूरी 10 है, तो क्या निकालो, y का मान निकालो। देखो तो हम जानते हैं दूरी फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब दूरी का मान कितना दिया है, दूरी का मान 10 दिया है, कर लगा दिए। देखो तो क्या हो जाएगा, x2 10 माइनस x1 2 प्लस y2 कितना y है, और माइनस ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर वर्ग कर देंगे, तो वर्ग मतलब होता है पावर 2 लगा, तो पावर 2 हो जाएगा, एक करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो -8 का स्क्वायर प्लस y/3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा, लिख दिए हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, लिख दिए हैं, 36 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, एक बार प्लस 6 लेंगे, एक बार -6 लेंगे, तो लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, y बराबर 3 आया, -9 हो जाएगा, तो y बराबर 3 और -9, y बराबर 3 और -9, आपका ऑप्शन ये क्या है, सही है। फिर आपका देखिए सवाल नंबर 64 है, कहा है x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, तो बिंदु 2, -5 और -2, 9, तो आपका देखो x अक्ष पे बिंदु क्या होगा, x, 0 हो गया। जब x अक्ष पे कहेगा तो बिंदु क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे। जो ये बिंदु हमारा है 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ मतलब कि देखो ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूरी PA बराबर होगा दूरी PB के, ठीक है। दूरी PA निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, देखो
इसका पहला माइनस इसका पहला होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा होल स्क्वायर प्लस इसका पहला माइनस तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा होल स्क्वायर। ठीक है, तो करड़ी लगा दिए हैं, इस -2 का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस लिख दिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, माइनस 9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81, एक्स स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर कट गया, -4x प्लस 25 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, 25 लिख दिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4x माइनस प्लस हो जाएगा, -56 आएगा, 8x हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा -7, तो बिंदु हो जाएगा x, 0 यानी -7, 0। 65 आपका बोल रहा है y अक्ष पे एक बिंदु बताइए जो बिंदु से समदूरस्थ। देखो तो मैंने मान लिया y अक्ष पे बिंदु क्या है, 0, y है। ठीक है, लिख दिया, जो 0, y है वो 6, 5 और -4, 3 से क्या समदूरस्थ, यानी ये दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दूरी पी भी होगा, दूरी निकाल लेंगे, पी की दूरी निकाल लेंगे, पी बी की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए, a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 16 लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 5 स्क्वायर 25 माइनस 10y 16 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y। ठीक है, 61 हो गया, 25 हो गया, लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, प्लस से माइनस हो जाएगा, -6y लिख दिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 गुणा भाग करेंगे 9 हो जाएगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 0, y 0, y का मान कितना है, 9 है। फिर आपका 66 है, देखो कहा है मध्य बिंदु का सवाल, तो याद रखिए, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो इसका पहला, तो देखो मध्य बिंदु निकालना है, इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, कहा है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 की 20 के क्या निकालो, मध्य बिंदु निकालो। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है, इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2, तो ये आपका -4 हो जाएगा बटे 2, ये आपका 8 हो जाएगा, तो -2, 8। फिर आपका देखो सवाल नंबर 67 ही सवाल है, आपका कहा है 67 कहा आपका कि बिंदु -4, 2 बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8, 4 है, तो a का मान निकालो। तो देखो हम जानते हैं इसका मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है, इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा बटे 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8/2, लिख दिए, 1/2 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसके बराबर ये हो जाएगा तुलना करने पर, तो 8 भागा गुण हो जाएगा, a का मान कितना आया, 4। आपका सवाल नंबर 68 दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और काइन के बीच की दूरी निकालो। तो x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी फार्मूला ये होता है, x2 कितना है, x2 हमारा कॉस थीटा है माइनस साइन, x1 हमारा साइन थीटा स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, माइनस कॉस थीटा माइनस y1 क्या है, साइन थीटा। लिख दिए हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये देखो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, 1 2, तो हो गया करड़ी में 2। फिर आपका देखो सवाल नंबर आपका 69 है, सवाल नंबर 69 क्या बोला है, सवाल नंबर 69 बोला आपका कि व्यास AB का केंद्र 2, -3 है और B वाला इतना है, तो A वाला बताओ। तो मैंने मान लिया A वाला क्या x, y है। देखो तो जो केंद्र होता है वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो केंद्र 2, -3 है, अब व्यास का मध्य बिंदु यानी इसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु। देखो तो इसका पहला प्लस इसका पहला बटे 2, इसका दूसरा बटे 2, तो देखो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे, इस बराबर 3 सॉल्व करेंगे -10, तो A का मान हो गया 3, -10, 3, -10। सवाल नंबर 70 क्या कहा कि बिंदु ABC एक त्रिभुज के शीर्ष में, बताओ त्रिभुज कैसा होगा। देखो तो आपका क्या -4, 0 है, तो यहाँ पे होगा 4, 0 यहाँ होगा और C वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो मैंने AC निकाला,
ए से निकाला, ए से 20 की दूरी, तो 20 की दूरी निकाला कितना आया 5 आया। बी से निकाला दूरी कितना आया 5, तो देखो ये भी 5 ये भी 5, ये कितना हो गया 4 इधर 4 इधर 8 हो गया। तो इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर, इसलिए कौन त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक 70 सवाल आपके पूरे हो गए। प्यारे बच्चों, वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। और सही बता रहा हूँ 10 से 12 नंबर इसी में से फंस जाएगा आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और खूब सारा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।